नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। और पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपने देखा, करंट डेंसिटी को आपने देखा, साथ ही साथ आपने मोबिलिटी को भी देखा। नाउ वी हैव टुडे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक्स आर सिंपल। जैसे रेजिस्टेंस है आपके पास, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, हाउ डू दे वैरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे चल के कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से टेम्परेचर की वजह से वेरी करता है, तो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक टू रिमेंबर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज से रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस को चर्चा में लाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, द वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर के एंड्स पे कितनी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। यदि फिजिकल कंडीशंस को हम नियत रखें, कांस्टेंट रखें, तो किसी कंडक्टर में कितने करंट फ्लो करेगी दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। सपोज करिए अपने पास कोई कंडक्टर है, सपोज करिए अपना कंडक्टर है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? सपोज करिए आई करंट फ्लो कर रही है, तो आई फ्लो करेगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने जो पोटेंशियल यहां अप्लाई किया है वो कितना है। यानी पोटेंशियल को यदि हम बढ़ाते जाए तो करंट का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। टेम्परेचर इत्यादि को यदि हम कांस्टेंट रखें तो जो करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर में दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जो भी हम विभव दोनों सिराओं पे लगा रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का हम सिंबल हटाते हैं, व्हाट वी एक्चुअली गेट, प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे, इक्वल का साइन सिंबल आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू आर आई, और ये जो R है ये ही कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है आप यहां से डिफाइन यदि करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे आप रेजिस्टेंस को? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द वोल्टेज एंड आई का रेशियो, यानी द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ये हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सिग्निफिकेंस आप समझिए इसका, वहां से आप मीनिंग समझेंगे रेजिस्टेंस का मतलब। सपोज रेजिस्टेंस का मतलब हिंदी होता है प्रतिरोध, मतलब अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। करंट का जो फ्लो होता है उस फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन जो आते हैं, उसमें जो रुकावट आता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है जो करंट फ्लो को अपोज करती है। द फिनोमिना ऑफ अपोजिशन ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड। इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक तौर पे इस तरह से, ठीक है। दो एंड हम लोग बना देते हैं ए और बी। एक फिजिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। फिजिकली इट इज रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और जो इसको ये एलिमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है उसे हम रेसिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछ देते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर एक एलिमेंट है, जबकि रेजिस्टेंस उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या होगा आप समझिए, यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। यहां से देखिए, वोल्ट पर एम्पियर यूनिट हो जाएगा आपका। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट पर एम्पियर। ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया ना? ओम्स लॉ वही है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये निर्धारित होता है कि हम उस कंडक्टर के अक्रॉस में कितनी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। द करंट फ्लोइंग
through the conductor is proportional to the current potential applied across the conductor provided the physical conditions are constant. ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका, यदि यूनिट की बात करें तो R इक्वल टू वी अपन आई, वी की जो यूनिट होती है आपकी वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट अपन एम्पियर आप लिख सकते हो, किसकी यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट, या इसी को आप बोलते हो ओम, OHM, और सिंबल इसका होता है, दिस इज द सिंबल, ठीक है, ये ओम का सिंबल है, ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर एक एलिमेंट है, समझिएगा बात को, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अभी आप समझ लीजिए इतना होता है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो यू कैन पुट द हेडिंग पैरामीटर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, आप हेडिंग लिख सकते हो, पैरामीटर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली आप समझिए रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सपोज करिए अपने पास एक दरवाजा है, तो उसमें से 2 स्टूडेंट्स पार हो सकते हैं एट ए टाइम। व्हाट हैपेंस, हमने दरवाजा एक के जगह पे हमने 2 दरवाजा के बराबर जगह खुलवा दी, मतलब कि वी हैव 2 स्पेस नाउ, तो अब हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आर पार आ जा सकते हैं। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, इट मीन्स कि जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो कंडक्टर की एरिया है, यदि हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब आसानी से बच्चे चले जा रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ करंट इजी है। यानी कि आप देख सकते हो कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि सपोज करिए ये अपना कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और इसका क्रॉस सेक्शन हम A से यदि रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया हाउ। नाउ टॉक अबाउट द लेंथ। जितना ही लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे, द वे यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ यदि आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाएगा, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड व्हेन यू एड दिस 2 इक्वेशंस यू आर फाइंडिंग R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहां से डिफाइन आप कर सकते हो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को। तो R डिपेंड करता है लेंथ पे और डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, साथ ही साथ डिपेंड करता है कि मटेरियल आपका कैसा है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो पे भी डिपेंड करता है, और रो डिपेंड करता है मटेरियल पे। नाउ इसको हम रो बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, आप नोट कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू, एक्चुअली एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है इसकी, वनडे एग्जाम्स में एयरफोर्स वगैरह में तो ऐसे ही पूछ देता है इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। आप समझिए, अब ये R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको याद तो रहना ही चाहिए, इसको आप भूल ही नहीं सकते। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR अभी हमने डेराइव किया था, वो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई A। यू कैन नॉट डेयर टू फॉरगेट इट, मतलब आपको याद रखना ही रखना है। R इक्वल टू रो L बाई A, रो जहां पर रेजिस्टिविटी होती है, यदि हम रो को यहां से, यानी रो को यदि हम इसको सब्जेक्ट करें तो R कितना मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू RA बाई L हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला जो यहीं से डिराइव होता है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यदि देखें तो इसकी यूनिट होती है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि ओम मीटर हो गई यूनिट रेजिस्टिविटी की। सो राइट डाउन दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, या आप ऐसे ओम मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओम मीटर होती है यूनिट। समझने की बात क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। यानी कि एक चीज मैं क्या बताने वाला हूं, अपना रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, अपना रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और अपना रेजिस्टेंस जो है रो पे भी डिपेंड कर रहा है, और रो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पर, अपना मटेरियल कैसा है, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, दीज ऑल किस प्रकार का है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि हम रो को यहां से डिफाइन करें तो हाउ डू वी डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी को मैं डिफाइन कर रहा हूं, प्रतिरोधकता जिसे हिंदी में बोलते, तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ऑफ हैविंग यूनिट लेंथ। समझ पाया,
having a conductor which has unit cross section area and a unit length, then the resistance of that conductor represents the resistivity of that conductor. समझ पा रहे हैं? यदि अपने पास एक, सपोज करिए ये कंडक्टर है जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, सपोज करिए लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी. दैट इज हाउ वी डिफाइन द रेजिस्टिविटी. समझ पाया? तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस. अब एक पैरामीटर आता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. अब देखिए एक चीज, रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन करने के लिए एरिया को 1 लिया, लेंथ को 1 लिया. जब इन दोनों को 1 ले लिया तो एक बात तो तय हो गई, क्या कि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है. तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया. दैट्स फुल एंड फाइनल. ठीक है. वेयर एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे भी और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी. नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल. ये जो रो है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता है, तो जब रो बदलेगा तो लेंथ भी, रेजिस्टेंस भी अपना बदलता है. हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर, लेटर वी विल कम टू नो अबाउट दैट. ठीक है. अभी थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं. ठीक है, अभी यही रहिएगा. R is equal to rho L by A और rho is equal to RA by L. These two formula you need to remember always. ठीक है. Now the new formula, the new two terms are coming here. The resistance, suppose के लिए रेजिस्टेंस है अपना, रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू हो, तो 1 बाई यदि हम रेजिस्टेंस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस. क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. आमतौर पे उसे G से डिनोट करते हैं. G इज इक्वल टू होता है 1 बाई R. R यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ओम लिख सकते हो आप, या ओम इनवर्स लिख सकते हो आप, या इसी को महो भी लिखते हैं, इसी को महो भी लिखते हैं, महो. ठीक है. इसी को आप लोग, मतलब हम इसे महो भी लिखते हैं. ठीक है, महो. ठीक है. यानी कि समझ पाए, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस. कंडक्टेंस यानी कि द इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बाय अनदर टर्म एंड दैट टर्म इज कंडक्टेंस. सो कंडक्टेंस इज 1 बाई R, जिसकी यूनिट महो होती है या ओम इनवर्स होती है. ठीक है, आप समझ लीजिएगा. यानी कंडक्टेंस भी उन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा जिन पे अपना रेजिस्टेंस करता है. ठीक है. यहां से एक चीज हो गया जिसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड द सेकंड पॉइंट इज कंडक्टिविटी. अभी आपने देखा जो रो होता है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी. इसका यदि हम इनवर्स ले लें, यानी कि 1 बाई, मतलब रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड बाई अनदर टर्म एंड दैट टर्म इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. ठीक है, इसको बड़ा ही इंपोर्टेंस देना है, कंडक्टिविटी, क्योंकि आमतौर पे कंडक्टिविटी ही डिफाइन की जाती है. ठीक है. तो कंडक्टिविटी क्या है? द कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. समझ पाया? यानी कि रेजिस्टिविटी को हम, यदि हमारे पास रेजिस्टिविटी हो, हम कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं. यानी कि एक चीज समझ लीजिए, किसी कंडक्टर की कितनी ज्यादा कंडक्टिविटी है ये डिफाइन करता है कि कितने आसानी से, कितने ईज से द करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर. मतलब कि ग्रेटर द कंडक्टिविटी, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. यानी कि कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी. समझ पा रहे हैं आप? सिल्वर की कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी एंड कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी. मतलब कि ग्रेटर द कंडक्टिविटी, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट विच कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर. ठीक है. ये सारे पैरामीटर्स है जो कि आपको जानना जरूरी था, मैं सोचा आप ये बता ही दूं. तो अभी समझिए आप, इसकी यूनिट क्या होगी. यूनिट में तो आप माहिर हो जाइए, यूनिट तो आपको बताना ही बताना है. ठीक है. मैं 11th की क्लास लेता हूं तो वहां डायमेंशन प्लस यूनिट भी डिफाइन करता हूं. अभी यूनिट पे ही रही, क्योंकि इंपोर्टेंस आपके दोनों पे ही है. तो ओम में इसका बताया था, इसका होता है ओम मीटर में बताया था, ओम मीटर होता है. तो यहां पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ओम मीटर, ओम को लिख सकते हो आप महो
महो मीटर इनवर्स, आप लिख सकते हो महो मीटर इनवर्स लिख सकते हो कंडक्टिविटी को, या सीमेंस बोलते हैं इसको, एस से डिनोट करते हैं सीमेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी का सीमेंस भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोल सकते हो, सीमेंस मीटर इनवर्स आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, एज आई थिंक, ठीक। अभी आप इसको ही याद रखिए कि महो मीटर इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी का। सो अभी तक आपने क्या समझा, ठीक है, अभी तक आपने क्या समझा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपने समझा रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस के बाद समझा कि करंट के फ्लो को जो रुकावट प्रदान करता है दैट इज रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने सीखा कि रेजिस्टेंस का ही जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी उसका यदि ओम है तो इसका ओम इनवर्स है। उसके बाद आपने देखा कंडक्टेंस के बाद आपने देखा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर रही थी। यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने बताया कि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी है दैट डिफाइंस, यानी कि सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, सिग्मा ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ कॉपर एंड दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ एल्यूमिनियम। होप यू आर कंफर्टेबल। यानी कि कंडक्टिविटी ही डिफाइन करता है, ग्रेटर द कंडक्टिविटी लेसर इज द रेजिस्टेंस। ये भी समझिए, जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका उतना ही कंडक्टिविटी कम होगी, और कंडक्टिविटी जितनी ही ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट some important parameter, that is temperature dependency of resistance। आप लिख लीजिए हेडिंग टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लिख लीजिए, ठीक है। यानी टेम्परेचर पर किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ता जाता है, यदि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर यदि बढ़ता जाए तो आप बाद में याद रखिए होता क्या है, एक्चुअली क्यों फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझा रहा हूं, आखिर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता है मैं पढ़ा चुका हूं, ये अपना यदि कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज जिसे कर्नल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की वाइब्रेशन जो है बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी कंडक्टर का, जो न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव चार्ज है यानी कर्नल है, कर्नल की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और कर्नल की वाइब्रेशन बढ़ने के साथ ही वो जो ऑपोजिशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाती है। समझ पा रहे हो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटने का मतलब ये है कि इसका ऑपोजिशन बढ़ जाता है, इतनी आसानी से करंट अब फ्लो नहीं हो पाता है कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि अब वो जो है, अब तक तो इलेक्ट्रॉन ही रोक रहा था, कर्नल रोक रहा था, अब कर्नल जैसे ही वाइब्रेट करता है अब वो इतना जो है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें अपोजिशन आता है, इलेक्ट्रॉन इतने तेजी से जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं आ पाता है। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजमेंट इन द टेम्परेचर the kernel of the conductor get vibrated, and due to the vibration the electron flowing toward the positive end get obstacle, get restricted, get checked, and because of that the flow of current decreases, and that reduction in the drift velocity let us बाध्य करती है हमको टेम्परेचर डिपेंडेंसी की चर्चा करने पे। चलिए, तो किस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, एंड व्हाट द पॉइंट इज, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल्टा टी। यूजुअली अपन लोग इस टर्म की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे अल्फा डेल्टा टी का, ठीक है। सबसे आर क्या है,
RT क्या है, टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या होगा वो है। R0 क्या है, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री पे कितना है टेम्परेचर। ये क्या है, टी टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या है। डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। और अल्फा क्या है, तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। नोट करना आपका काम है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो यदि कोई ये कहे कि हम अल्फा को कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा की यूनिट क्या होती है, तो RT इज इक्वल टू आपका सिंपल फॉर्मूला कहता है R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही था। अल्फा को आप यहां से सब्जेक्ट करिए तो आप क्या मिलेगा, इधर आप लिख सकते हो R0 प्लस के R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ यदि हम इसको इधर भेजें तो RT माइनस R0 अपान इधर से क्या हो जाएगा R0 इंटू डेल्टा टी, R0 इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान। अब यहां से आप इसकी यूनिट डिफाइन कर सकते हो। एनीबॉडी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस इक्वेशन, वेरी सिंपल। R माइनस R, यूनिट इज ओम, इसकी ओम इसकी भी ओम, यानी ओम में से ओम सब्ट्रैक्ट होगा, ओम ही रहेगा। नाउ इसकी भी यूनिट ओम है, ओम अपान ओम कैंसिल आउट, यानी कि ये जो इतना टर्म रहा इसका यूनिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। क्या बचा 1 बाई टी, टी की यूनिट कितनी होती है डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 बाई सेल्सियस या सेल्सियस इनवर्स आप लिख सकते हो, सेल्सियस इनवर्स या 1 बाई सेल्सियस होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यूनिट। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा अल्फा की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है। अल्फा की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, अल्फा की वैल्यू कब नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होने से क्या मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इंसुलेटर किसे बोलते हैं, कंडक्टर किसे बोलते हैं, सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आइडिया लेंगे, पी टाइप एन टाइप। सो वी विल टॉक अबाउट दैट एंड देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल about the positive and negative value of the alpha, that is called coefficient of temperature या temperature coefficient। तो यहां से आप आराम से न्यूमेरिकल्स भी यहां से बनते हैं। आई विल लेट यू सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स। आप फॉर्मूला याद रखिएगा कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस डेल्टा टी, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसे T2 माइनस T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए बड़ा ही जरूर